श्याम नहीं हो बेगुबे, छोड़ो। धीरज। नमस्कार दोस्तों। करीब एक साल पहले मैंने शिवपूजी शौर्य पर एक वीडियो बनाया था। उसमें उनको जवाब दिया था, उनकी बातों का प्रतिकार किया था और वह वीडियो वायरल चला गया था। वायरल हो जाने के बाद में उस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ गया और वो वीडियो हट गया। शायद उन्हीं दिनों यानी उस वीडियो के समानांतर ही एक लाइव किया था शिवपूजी ने। तो उस लाइव के नीचे किसी ने कमेंट किया और ये जो आपने वीडियो क्लिप देखी वह उसी कमेंट का रिप्लाई था शिवपूजी के द्वारा। इसलिए स्वाभाविक ही था कि मित्रों को ये लगा कि ये जो नाम लिया जा रहा है ये मेरा नाम लिया जा रहा है, यानी मैंने उनके कमेंट बॉक्स में जाके कोई फासर ले ली है। मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने न तो कभी उनका लाइव देखा, न ही मैं उनकी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गया हूँ सिवाय यूट्यूब के, और न ही यानी मैंने कभी भी उनके वीडियो के नीचे या उनकी किसी भी फ़ोटो के नीचे कभी भी कमेंट नहीं किया है। लेकिन अधिकांश मित्रों ने जो सोचा है उनकी स्वाभाविकता है, क्योंकि उन्हीं दिनों मैंने उनके ऊपर वीडियो बनाया था। तो पिछले साल से मेरे पास संदेश आ रहे हैं इस वीडियो क्लिप को लेकर कि कुमार श्याम जी आपने उनको जवाब क्यों नहीं दिया, जब आपको इतनी गालियां दे रहे हैं, इतने बचकाने तरीके से वो उत्तर दे रहे हैं, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया। मैं सोच रहा था, मैंने उनको भी कहा था कि ये जो श्याम कुमार नाम लिया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अनेक मैसेज आते रहे तो मैंने सोचा कि वीडियो बना देना चाहिए, लोगों को बता देना चाहिए। आपको मालूम है कि मेरा नाम कुमार श्याम है और शिवपूजी श्याम कुमार नाम ले रहे हैं। और इस वीडियो को यूट्यूब पर भी 2 जगहों पर अपलोड किया गया है और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि उन तमाम लोगों को भी ये लगता है कि ये जवाब दिया गया है ये शिवपूजी के द्वारा मुझे दिया गया है। हालांकि मैंने कभी भी उनकी पोस्ट के नीचे, उनके लाइव के नीचे कभी भी कोई कमेंट नहीं किया है। शाम कोई और होगा, मैं ये नहीं कहता कि श्याम कुमार हो नहीं सकता, कोई और होगा, लेकिन वो मैं नहीं हूँ। इसलिए आपके लिए बात स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बात रही शिवपूजी पर अपने कमेंट करने की, अपनी प्रतिक्रिया देने की, क्योंकि वो वीडियो तो हटा दिया गया, तो मुझे लगता है कि अब इस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। फिर भी मैं कुछ विषयों पर बात करूँगा, कुछ पॉइंट आपके सामने रखूँगा शिवपूजी के बारे में जो अपनी वीडियो में वो रखते हैं। यह बात स्वीकार करनी चाहिए हमें कि शिवपूजी जिस टोन के साथ, जिस मंशा के साथ शुरुआत में वीडियो बनाते थे, अब उनमें काफ़ी परिवर्तन आया है। काफ़ी वो शायद सीखे होंगे, पहले भी सीखे होंगे। हो सकता है कि लोगों की नज़रों में आने के लिए वो कोई एक तरीका होगा उनका अब शब्दों का इस्तेमाल करना। हो सकता है कि उनकी यह रणनीति हो कि किसी भी तरह से पाँव जमाए जाए, लेकिन अब उनकी बातों में बहुत सा परिवर्तन आया है। लेकिन फिर भी मैं आपके सामने 3 बिंदु रखूँगा जिन पर आज ही मुझे आपत्ति है, और यदि आप उन तक ये वीडियो पहुँचा दें तो मेरी बात भी उन तक पहुँच जाएगी। पहली बात है देशभक्ति, वतन। वो अपनी वीडियो में जिस शब्द का सर्वाधिक इस्तेमाल करते हैं उनमें से जो एक शब्द है वो है देशभक्ति, यानी वतन। आप मेरे वतन को कुछ नहीं कह सकते। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि उनके लिए देश क्या है, वतन क्या है और उनके लिए देशभक्ति क्या है। क्या वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा मानते हैं, क्या ज़मीन का टुकड़ा मानते हैं? हम समझते हैं कि देश कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं होता, उस पर रहने वाले लोग भी होते हैं। और आप सेना की, जवानों की आड़ में कुछ भी नहीं कह सकते। आप देशभक्ति को कहीं भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। शिवपूजी वतन के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर और सेना की आड़ में न जाने क्या क्या कह जाते हैं, न जाने बिना किसी तथ्य के लोगों को गालियां बकते रहते हैं और कभी कभार तो हद ही पार कर देते हैं। तो आज तक मुझे समझ नहीं आया कि उनके लिए वतन है क्या, देश उनके दरअसल है क्या। क्या केवल सरहद पे खड़े होना, सेना का होना, यही देश है? मैं समझता हूं कि इस देश के अंदर जितना योगदान सेना का है, मैं सेना के योगदान को भुला नहीं रहा हूं। जवानों की जो शहादतें हैं उनको मैं ठुकरा नहीं रहा हूं। उनकी अपनी एक अहमियत है, उनका अपना एक वर्चस्व है। लेकिन देश, एक राष्ट्र जो होता है वो देश की जनता से बनता है। हर व्यक्ति किसी भी पेशे में है वो अपना सहयोग करता है, और देश वो होता है जिसमें अनेक लोग रहते हैं, अनेक विचारों के लोग रहते हैं, अनेक असहमतियां होती है। उन असहमतियों को स्वीकार करना ही देश के प्रति अपनी एक भक्ति है। तो मेरे ख्याल में ये है। उनके ख्याल में वतन, देशभक्ति क्या है, मेरे आज तक समझ में नहीं आया। दूसरा शब्द वो जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो है भगत सिंह।
उन्होंने अपने टी शर्ट पे इनकलाब जिंदाबाद लिखा रखा है, पीछे बैकग्राउंड में भी वो भगत सिंह की तस्वीर रखते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि भगत सिंह के विचार क्या थे, शिपू जी के विचार क्या हैं, भगत सिंह इस देश में क्या चाहते थे, शिपू जी किस तरह से चाहते हैं। यानी मैं अगर भगत सिंह को आदर्श के रूप में पूज रहा हूँ या उनको मान रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, मैं कहीं ना कहीं भगत सिंह की बातों से, भगत सिंह के विचारों से और भगत सिंह के कृत्यों से वाकिफ़ हूँ, इत्तेफाक रखता हूँ, या फिर उनसे मैं कुछ मामलों में असहमत हूँ, कुछ मामलों में सहमत हूँ। शिपू जी ने आज तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि वो भगत सिंह के कौन से विचार हैं जिनको उन्होंने ग्रहण किया है और वो इस देश में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। क्या शिपू जी को पता है कि भगत सिंह क्या चाहते थे? क्या शिपू जी को ये मालूम है कि भगत सिंह की लड़ाई किन से थी, भगत सिंह के लिए देशभक्ति क्या थी, भगत सिंह के लिए देश क्या था? शायद नहीं। केवल आप टी शर्ट पर इंकलाब जिंदाबाद लिख लें या फिर बैकग्राउंड पर भगत सिंह की तस्वीर लगा लें, इससे भगत सिंह के विचारों का अनुपालन नहीं होता। भगत सिंह इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए क्योंकि भगत सिंह एक जनमानस में आदर्श हैं, उनकी कोई काट नहीं है। और यदि आपके पास भगत सिंह की तस्वीरें हैं लेकिन आप भगत सिंह का अनुसरण नहीं कर रहे बल्कि भगत सिंह का इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों को अपने से जोड़ने के लिए, यानी आप भगत सिंह का भावनात्मक रूप से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके विचारों से कोई मतलब नहीं है। और तीसरा जो पॉइंट वो ये कि ये हद से ज़्यादा अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं, गालियाँ देते हैं। आप समझिए दोस्तों, और मैं शिपू जी से भी कहना चाहता हूँ, गालियाँ व्यक्ति तब देता है जब आगे वाला जो विचार है उसकी हमारे पास कोई काट ना हो, उसका हमारे पास कोई जवाब ना हो, जब हम अपशब्दों पर उतर जाते हैं। और आप हर बार अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। गालियाँ देने का मतलब यही है कि आप अंदर से बिल्कुल खाली है, आप केवल बाहरी आवरण से दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं, लेकिन देशभक्त होने का मतलब ये नहीं है कि आप गालियाँ देते हैं। आप बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उन्हें देश के प्रति प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन आप उन्हीं बच्चों के सामने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम अपने परिवार में अक्सर इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये 3 बिंदु थे जिनसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। शिपू जी क्या कर रहे हैं उन्हें मैं व्यक्तिगत जीवन से तो नहीं जानता, किंतु जिस रूप में हम जानते हैं हम उन्हीं प्रश्नों पर, उन्हीं मूल्यों पर उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो ये बात थी। और हाँ, याद रखिएगा, वो जो श्याम कुमार है वो कुमार श्याम नहीं है, वह कोई और ही है। इसलिए आप बार बार मुझसे न पूछें, वह वीडियो मुझे न भेजें। अब बात कर लेते हैं हम कुछ काम की। बहुत से दोस्तों ने कहा था कि हमारे पास पेपाल का कोई ज़रिया नहीं है, हमारे पास कोई अन्य तरीका नहीं है कि आपको सहयोग कर पाएँ, इसलिए आप पेट्रियन पर अपना पेज बना लीजिए। मैंने पेट्रियन पर पेज बना लिया है और आप वहां जाकर मुझे डोनेट कर सकते हैं। दोस्तों, पेट्रियन के पेज पर आपके लिए मैंने कुछ टियर्स बनाए हैं ताकि उसमें आप डोनेट कर सकें और उसमें दिए गए विकल्पों का आप चयन कर सकें। उसमें कुछ सुविधाएं होती है जिनका आप लाभ उठा सकें। मैंने शुरुआत की है $5 से। अगर आप $5 मासिक देते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मेरे काम को सहयोग कर रहे हैं। अगर आप $10 मासिक देते हैं, यानी इस टियर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो आप आने वाली वीडियोस के लिए वोटिंग का अधिकार पा लेंगे इस पेज पर, यानी आपके वोट मेरे लिए बहुमूल्य होंगे। अगर आप $20 हर महीने देते हैं तो इसका मतलब ये है कि मेरा जो पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आप शामिल हो सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं, आने वाली वीडियो पर हम डिस्कस कर सकते हैं कभी भी, कहीं भी। और अगर आप मेरी रीढ़ की हड्डी बनना चाहते हैं, यानी इस काम का आप सबसे बड़ा स्तंभ बनना चाहते हैं, तो आप पर महीने मुझे $100 दे सकते हैं। तमाम सुविधाएं आपको मिलेगी। उसके अलावा आप मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और आप नई वीडियो के लिए सजेशन दे सकते हैं, स्क्रिप्ट दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हैं, पेट्रियन पर आप इसका लाभ उठा सकते हैं। और मैंने टारगेट रखा है, यानी इस पर एक टारगेट रखा जाता है। मैंने 200 पेट्रियन का टारगेट रखा है। हम तो 2 लाख हैं, इसलिए 200 बहुत कम है। तो यह जो संख्या है, अगर आप जल्दी पूरा कर देंगे तो हम कुछ और लक्ष्य रखेंगे, इस काम को और मजबूत करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।